नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, खबर दिल्ली से है, जहां पर स्वाति मालीवाल केस में कोर्ट में सुनवाई और कोर्ट में सुनवाई के दौरान रो पड़ी स्वाति मालीवाल। वैभव कुमार पर थप्पड़ मारने के हैं आरोप। केजरीवाल के प्रधानमंत्री केजरीवाल के पीए वैभव कुमार पर पिटाई का आरोप। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर स्वाति मालीवाल केस में कोर्ट में सुनवाई है और कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल रो पड़ी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार पर थप्पड़ मारने के आरोप है। केजरीवाल के पीए वैभव कुमार पर पिटाई का आरोप है। तो 13 मई को स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद, उनके साथ मारपीट किया गया। यह आरोप है स्वाति मालीवाल का। मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए वैभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की और यह आरोप है स्वाति मालीवाल का। इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल रो पड़ी। वैभव कुमार पर थप्पड़ मारने के आरोप है। केजरीवाल के पीए वैभव कुमार पर पिटाई का आरोप है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल केस में आज कोर्ट में सुनवाई और कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल रो पड़ी और अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार पर थप्पड़ मारने के आरोप हैं। स्वाति मालीवाल ने यह आरोप लगाया था कि वैभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की, बुरी तरीके से मारपीट। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल रोती हुई दिखाई। वैभव कुमार पर थप्पड़ मारने के आरोप हैं। वैभव कुमार पर यह आरोप है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की नेता, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की, उन्हें थप्पड़ मारा और इसके बाद और भी उनके साथ मारपीट की गई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं। आपके बीच उपस्थित है। बहनों और भाइयों, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये मार्गदर्शन आपको प्राप्त हुआ। हम सब जानते हैं पिछले 10 वर्ष में देश की तकदीर को बदलने का काम मोदी जी ने किया है। आज देश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण है, मोदी जी के कारण देश का सम्मान बढ़ा है। मोदी जी के कारण विकास के जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, बड़े बड़े संस्थान बन रहे हैं, कई मेडिकल कॉलेज, कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं IIIT, कहीं NIT, वो मोदी जी के कारण। और गरीबों के कल्याण के लिए भी जो कार्य हुए हैं, चाहे वह 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का उपलब्ध कराने का हो, चाहे वह 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा देने का कार्य हो, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का कार्य हो, या फिर 12 करोड़ घरों में शौचालय के निर्माण का। बहनों और भाइयों, यह सब कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और मोदी जी ने कहा है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी
तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 4 करोड़ लोगों को मकान मिल गए हैं, बचे हुए गरीबों को भी मकान देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए नए कार्यक्रम किए हैं, उनको लेकर के आए हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन है। बहनों और भाइयों, जिसकी सोच ही नकारात्मक है, जो भगवान राम का भी विरोध करते हैं और भारत का भी विरोध करते हैं, दलितों का भी विरोध करते हैं, पिछड़ों के हकों में डकैती डालते हैं। बहनों और भाइयों, इनकी घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे तो इनका घोषणा पत्र लगता है जैसे कोई मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है, बहनों और भाइयों, इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनी तो वहां आरक्षण का लाभ मुसलमानों को भी देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के आरक्षण में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सेंध लगाने की छूट देंगे क्या आप? मैं जानना चाहता हूं, क्या आप सेंध लगाने की छूट देंगे? बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही मिलना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आपके हकों में डकैती डालना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, इनसे सावधान होने की आवश्यकता है। इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर सत्ता में आएंगे तो जनता जनार्दन पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब जानते हैं आप? वरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों ने, पूर्वजों ने कोई संपत्ति बनाई है, आपको मिली है, तो कांग्रेस की सरकार आने पर, समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर इनके द्वारा उस संपत्ति को आधा ले लिया जाएगा और आधा लेकर के उसे रोहिंग्या को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को बांटने का काम होगा। बहनों और भाइयों, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? अपनी प्रॉपर्टी पर डकैती डालने की छूट दिलवाएंगे क्या? और तीसरी बात क्या कहते हैं कि सत्ता में आए तो पर्सनल कानून लागू करेंगे। पर्सनल कानून का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल कानून का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, 3 तलाक की कुप्रथा को ये फिर से चालू करवाएंगे, बुर्के के अंदर महिलाओं को दुबक के रहना पड़ेगा। ये भारत के संविधान का अपमान है। भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत में तालिबानी कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। भारत के अंदर शरीयत का कानून लागू नहीं होगा और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। देश की जो आवाज है, देश की जो आवाज है, वो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार का, और मोदी सरकार इसलिए
जिससे बहनों और भाइयों, जिससे मोदी सरकार इसलिए, जिससे हम सब एक कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें। कृतज्ञता किस बात के लिए? इसके लिए कि जो राम को लाए हैं, क्यों मऊ की जनता भी यही चाहती है? दोनों आपका के मुझे बताओ, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, आप भी इससे सहमत हैं? सहमत हैं? बहन और भाइयों, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं, यही अपील करने के लिए आए हैं। यहां पे एनडीए का प्रत्याशी सुहेलदेव राजभर पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद राज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, ये सभी प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं। और अरविंद राजभर एक युवा और जुझारू प्रत्याशी है। एक युवा अगर आपका प्रतिनिधित्व करेगा तो बहनों और भाइयों, गांव गरीब के लिए कार्य करेगा, मऊ के विकास के लिए कार्य करेगा, यहां के पूर्व सांसद शिवराज सिंह जी के सपनों को साकार करेगा, श्री कल्पनाथ राय के सपनों को साकार करेगा, डॉक्टर श्याम नारायण पांडे जी ने जो सपना देखा था हल्दी घाटी के माध्यम से, हल्दी घाटी की उस देशभक्ति की जार को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम और विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम अरविंद राजभर करेंगे। और इसीलिए आज हम सब एनडीए के नेता भी, मैं स्वयं भी आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, अरविंद राजभर को एक मौका दीजिए। अरविंद राजभर को चुनाव जिताएंगे। मऊ दोनों हाथ पा के मुझे बताओ, दोनों हाथ पा करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इधर इधर भी दोनों हाथ पा करके चुनाव जीत के अरविंद राजभर जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। करेंगे? पहला काम, आज 27 तारीख हो गई। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। 39 घरों में लगभग 150 से 200 मतदाता होंगे। उन मतदाताओं को मतदान कराना है। कराएंगे। एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। अरे दोनों हाथ लाके बोलो भाई, क्या सब मऊ के अंदर आज भी आप भयभीत हो रहे हैं क्या? मऊ के दंगों की तरह भयभीत हो रहे हैं क्या आज भी? अरे माफिया सब मिट्टी में मिल गए, माफिया कुछ नहीं बचा यहां। मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, अब तो आपको उछल कूद करके चिता यहां से भेजना चाहिए। भेजेंगे। दोनों आपका के मुझे बताओ, आवाज इतनी आनी चाहिए। देखो, मैं 200 सभा करने के बाद मेरी आवाज जितनी तेज है, आपकी उससे भी आधी है। आप मुझे बताओ, अरविंद राजभर भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे। छड़ी चुनाव चिन्ह पर घोसी से एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बना के भेजेंगे। लेकिन इसके लिए दो शर्तें आपके सामने। करेंगे इसके अनुसार कार्य तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोसी में जनसभा कर रहे थे और अरविंद राजभर घोसी से प्रत्याशी हैं और उनके लिए जनसभा करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए अरविंद राजभर को जिताकर संसद में पहुंचाने के लिए जनता से अपील कर रहे थे। और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी मऊ से चुनाव रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है, जिसकी जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी सिंह ने बताया कि जब केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे, न्यायिक हिरासत में थे, तो उनका वजन 7 किलो कम हो गया था। अचानक वजन कम होना चिंता का विषय है। डॉक्टरों की हिरासत से बाहर होने और चिकित्सकीय देखरेख में होने के बावजूद वह दोबारा अपना वजन हासिल नहीं कर पाए हैं। शुरुआती परीक्षणों से पता चला है कि उनके कीटोन का स्तर बहुत अधिक है और उच्च कीटोन स्तर के साथ उनका वजन अचानक कम हो गया है। गंभीर चिकित्सकीय बीमारियां जिनमें कैंसर सहित गुर्दे की क्षति शामिल है, इसलिए डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि उन्हें अपने पूरे शरीर के पीईटी स्कैन और ऐसे अन्य गंभीर परीक्षणों सहित कई जांचों की आवश्यकता है। Delhi's Chief Minister Mr. Arvind Kejriwal has filed for a 7-day extension of his interim bail. As everybody knows, when he was in ED custody, when he was in judicial custody, he lost 7 kgs of weight. This sudden weight loss, unexplained weight loss, is a matter of concern for doctors. Despite being out of custody and under medical supervision, he has not been able to regain that weight again. Early tests have indicated that his ketone levels are extremely high. Unexplained sudden weight loss along with high ketone levels could be the indicator of some serious medical ailments, including damage to the kidneys, including cancer as well. And therefore, doctors have suggested that he needs to have a set of series of investigation, including PET scan of his entire body and other such serious tests. Because for diseases, be it like cancer, be it like kidney diseases, detecting them at early stages is extremely important because these are rapidly progressing diseases. So this is why we have asked for a 7-day extension so that he can get all of these tests done, start whatever medication has to be started, and then 1 week later, on 9th, he would surrender instead of. वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म आधारित आरक्षण पर भारतीय गठबंधन पार्टियों पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि धर्म आधारित आरक्षण असंवैधानिक है। बीआर अंबेडकर ने इसका विरोध किया था। इसके बावजूद भारत गठबंधन यानी इंडी गठबंधन के दलों में मुसलमानों को आरक्षण देने की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस ने ओबीसी के कोटे में कटौती करके मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन किया। उन्होंने ओबीसी कोटा में बदलाव के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कर्नाटक, पश्चिम बंगाल की सरकारों ने धर्म आधारित आरक्षण को असंवैधानिक बताने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया। देखिए, धर्म के आधार पर आरक्षण यह असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत की संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का। और कांग्रेस का इतिहास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने ओबीसी का हिस्सा काट करके मुस्लिमों को देने का कुत्सित प्रयास किया था जब यूपीए गवर्नमेंट थी। ऐसे ही कांग्रेस ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी बना करके अनुसूचित जाति के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था। कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कुत्सित प्रयास किया था।
बीजेपी और एनडीए ने उसका विरोध किया था। कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने उस वहाँ के ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को दिया था। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाया है। वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी ने 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके पिछले 14 वर्ष से लगातार ओबीसी के आरक्षण के अधिकार पर उन्होंने पूरी तरह एक प्रकार की डकैती डाली है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कोलकाता हाईकोर्ट को, जिन्होंने टीएमसी के इस प्रकार के असंवैधानिक कृत्य पर जोरदार तमाचा मारा है और धार्मिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है, बात स्पष्ट कहते हुए उन्होंने सभी मुस्लिम जातियों को इससे बाहर किया है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।